अच्छी तरह इस कोरोना काल के अंदर जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी होगी, वो कम से कम पूरे दिन में 3 सिलेंडर लिए होंगे। एक स्वस्थ आदमी पर डे जीने के लिए ऑक्सीजन के 3 सिलेंडर लेता है। और आपको सबको आज एहसास हो गया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत कितनी है। 800 रुपए का एक सिलेंडर का बिल आज ऑक्सीजन का होता है मिनिमम। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो पता नहीं, इसके जीरो भी लगा सकते हैं वो लोग। साधारणतः 800 रुपए का एक आम आदमी 800 इंटू 3 यानी कि 2400 रुपए की ऑक्सीजन पर डे, इसके जीरो भी लगा सकते। महीने में 72,000 रुपए की ऑक्सीजन पर डे लेता है, पर मंथ लेता है। और एक औसत आयु हम मान ले 80 साल को जीता होगा तो 7 करोड़ 20 लाख रुपए की ऑक्सीजन वो ले लेता है। तो 7 करोड़ 20 लाख का कर्जा क्या हमारे ऊपर, हमारे नेचर का नहीं है, हमारी प्रकृति का नहीं है, यह हमारे उस लोगों ने जो समाज बनाया उसका नहीं है? तो आज हम ये भूल गए थे कि ये ऑक्सीजन भी एक कर्जा होता है किसी मानव के ऊपर। हमने कभी भी इसको चुकाने का कभी नहीं सोचा। आज बैंक का हमारे पास कर्जा होता है तो हम चुकाने की सोचते हैं क्योंकि वो ब्याज के साथ लेता है, बस जल्दी चुका दो भाई। ये नेचर का कर्जा तो ऐसा होता है, वो ब्याज भी नहीं लेता, पूरा भी यदि ना दे, आधा भी दे तो भी वो अपने कर्ज माफ कर देता है। 10% दे तब भी कर देता है, 1% दे तब भी कर देता है, 0.1% दे तब भी देता है, और भाव से कुछ भी ना देकर हाथ जोड़कर कुछ भी काम कर दे तो भी वो माफ कर देता है। तो वो आज इस कोरोना काल के अंदर महसूस हो गया कि रियली हमारे पास इतना कर्जा हो गया, हम कर्ज नहीं चुका रहे, और ये एक तरह से हमारी नेचर ने हमारे को एनपीए कर दिया। और इस तरह से आज कितने हाथ उठकर आए हैं। तो मैं एक आज जो जिम्मेवारी संघ की तरफ से एक मिली हुई है प्रांत की सेवा भारती की, तो मैं उसके बारे में जरूर लूंगा कि वो किस तरह से सेवा भारती का जन्म हुआ। तो ये कर्जा हमारे को भूलना नहीं चाहिए। ये कर्जा हमारे को चुकाने के लिए आज प्रकृति ने याद दिलाया। यदि हम इसको प्रकृति की याद से पहले ही चुका देते तो शायद ये इतना बड़ा भार हमारे को, इतनी बड़ी उलझने हमारे को नहीं झेलनी पड़ती। सर, आपने आरएसएस का सबने नाम सुना ही होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी शुरुआत की थी। तत्कालीन इनके तीसरे हमारे सरसंघचालक बाला साहब देवरस जी, ये 79 की बात है, उनके दिल में एक पीड़ा थी कि ये किस तरह का, लोगों के मन में एक भावना आए इस कर्जे चुकाने की, लोगों के मन में एक चीज ये आए कि हम देश, अपने समाज के प्रति हम करना चाहते हैं, कैसे करें, उन क्लस्टर के पास कैसे पहुंचे। तो 79 के अंदर माननीय विष्णु जी ने एक सेवा भारती का जन्म दिया और 3 एक तरह से एक्शन प्लान रखे: आत्मीयता, क्षमता, समता। आत्मीयता जो एक फीलिंग है कि मैं सोसाइटी का हूं, सोसाइटी मेरी है। क्षमता एक फीलिंग है कि हम सबकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और समता वर्किंग टुवर्ड्स हार्मोनियस सोसाइटी। तो इस तरह से एक जन्म हुआ सेवा भारती का, और सेवा भारती के अंदर जगह जगह प्रकरण से, जगह जगह तरीके से काम शुरू हो गए। और मेन मोटिव था कि सेवा करते करते लोगों को आत्मनिर्भर करना। ये नहीं कि वो हमेशा सेवा के अधीन पड़े रहे, बहनों की सेवा करके उनको सिखाना, अल्टीमेटली एक आत्मनिर्भरता करना। तो इस तरह से एक सेवा भारती का जन्म हुआ। और आज सेवा भारती का दिल्ली का, यदि मैं प्रांत का कुछ बतलाऊं, कि 1335 टोटल सेवा बस्ती है दिल्ली प्रांत के अंदर। सेवा भारती ने 300 बस्तियों में अपना काम शुरू कर दिया। एक मातृ छाया के नाम से सेवा भारती का प्रकलन चल रहा है पहाड़गंज के अंदर, जिसमें छोटे शिशुजात बच्चे जो कोई अपने घर से छोड़ जाते हैं, तो उनका पालन पोषण करना और उनको आगे किसी के, जो गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से उसको किसी को गोद देना। गोपाल धाम एक है, जैसे डॉक्टर भारद्वाज जी जो हमारे बीच में यदि आ गए होंगे तो वो भी एक, मैं समझता हूं कि यदि किसी जमाने में या कभी आज से हजारों साल बाद यदि कोई नाम लिखा जाएगा कि सेवा के काम कभी हिंदुस्तान में हुए हैं, तो डॉक्टर
बीडी भारद्वाज जी का नाम जरूर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ध्येय बना लिया कि उन लोगों को प्रभु के नाम से याद करना और उनकी सेवा करना। तो मैं उनका तहे दिल से नमन ही नहीं करता, मैं तो यदि वो होते तो उनके पांव छूकर भी अपने आप को मैं धन्य मानता था, कि क्योंकि ऐसे ऐसे जीव धरती के ऊपर वो प्राणी बहुत कम मिलते हैं। मैंने तो जब देखा, जब वो प्लेटफार्म के अंदर कहा कि जी आप मंच पे आओ, बोला जी मैं सामने बैठूंगा। मैं बोला जी ऐसे धन्य आदमी तो को बिरला ही मिलते हैं, वो आप सब लोगों के सामने है। तो आप सोचो कि आपका आज जीवन, आपने गंगा का जो चला, जो अपनी हमने जो चला के रखी है, जो गंगा रस वाली, तो आपने तो गंगा यहीं देख ली भारद्वाज जी के दर्शन करके। मैं उनका प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो सेवा भारती का जो काम है वो एक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो जस्ट मैं सेवा भारती को इसलिए लाना चाह रहा था क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर सेवा भारती ने 85 लाख लोगों के पास खाने के पैकेट भिजाए। खाने के पैकेट आप लोगों से लिए, समाज से लिए, संस्थाओं से लिए, पर उसको लेकर इकट्ठा कर कर उस नीडी आदमी के पास 85 लाख 2 महीने 10 दिन के अंदर 1,35,000 ड्राई राशन, जिसके घर में बनाने की क्षमता थी, राशन की जरूरत नहीं थी, उन परिवारों को 1,76,000 ड्राई राशन भिजवाए। बहुत सी यूनिट, 40,000 यूनिट ब्लड की डोनेट की देश भर में। ये सारे सेवा भारती के काम हुए। जब समाज जुड़ जाता है और जब काम की तरफ हो जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि वो काम कैसे, किस तरह से संपन्न हो जाता है। जो मेन उद्देश्य सेवा भारती का, भारत के नगर, ग्राम, गिरी पर्वत तथा वनों में निवास करने वाले समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, अन्य किसी प्रकार के पिछड़े, अभावग्रस्त अथवा किसी दैवीय विपत्ति, अनावृष्टि, भूकंप, अकाल, अग्निकांड, महामारी आदि से पीड़ित बंधुओं के विभिन्न कर्मों के द्वारा यथासंभव सेवा करना और साथ साथ उनको आत्मनिर्भर करना। सेवा भारती हमेशा सेवा जरूर करती है, पर साथ में लास्ट में उनका ये रहता है कि वो आत्मनिर्भर हो, कि जिंदगी भर सेवा के ऊपर ना जिए, ऐसा उनका एक काम रहता है। तो इस तरह के सेवा भारती आज पूरे प्रांत भर में, पूरे देश भर में काम कर रही है। मेरे को मौका मिला ऐसे सेवा भारती के अंदर प्रांत प्रमुख का बनने का, और आप लोगों के आशीर्वाद से आप सब जुड़ेंगे तो वो ऐसे काम सेवा भारती करेगी जो एक देश भर में एक नाम होगा कि सेवा भारती ने कुछ काम किया। मैं सेवा भारती के साथ साथ हमारे साथ काफी भिवानी परिवार मैत्री संघ की सेवा भारती, आप करीबन 17 या 18 लाख का योगदान सेवा भारती में भिवानी परिवार मैत्री संघ से भी आया है, इन काइंड्स, इन रूपीज। तो मैं आप सब लोगों का वो भी आभार प्रकट करता हूं। एक चीज निकल कर आती है, जब हम कहीं भी सेवा की बात होती है तो सेवा 3 तरह से होती है, तन से, मन से, धन से। तो काफी लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो धन नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो जिस तरह से धन और तन और मन, इन सब का एक जैसा योगदान है। ये धन का योगदान किसी ने धन से की है तो उसका योगदान 33% ही माना जाएगा। इसी तरह मन का भी योगदान 33% और तन का भी योगदान 33%। तो अपने आप को अपन कई बार ये सोचते हैं कि धन नहीं है तो मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं लोगों की, जो तन से सेवा करने के बाद धन से भी बड़ा उसने काम किया है। मैं एक छोटा सा ऐसे ही एक पागल आदमी का उदाहरण दूंगा, जिसके पास धन नहीं था, बेचारे के पास थोड़ा मोटा मन था, मगर उसके पास तन जरूर था, और वो चाह रहा था कि मैं भी सेवा उनके बराबर करूं जो लोग अरबों खरबों धन से करते हैं। आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर जो संक्रांत का दिन होता है, वहां पर काफी लोग धन वाले सेवा का काम करते हैं, कोई कंबल बांटता है, कोई कुछ बांटता है। तो इसी तरह से किसी लाला जी ने संकल्प लिया हुआ था कि मैं 1000 कंबल बांटूंगा मकर संक्रांति वाले दिन, और कहा कि मैं सुबह 7 बजे बांटने शुरू करूंगा
और जब तक 1000 कंबल बटेंगे तब तक बांटता रहूंगा। कंबल, सर्दी का टाइम, कंबल लेने वालों की बहुत लंबी चौड़ी लाइन लग गई। ठीक है, 7 बजे बांटना शुरू करना था उसने, तो लोगों ने 6 बजे ही लाइन लगा दी ताकि बाद में नंबर ना आए। तो उसमें वो जो पागल बेचारा, जो गरीब, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो भी लाइन में खड़ा हो गया ताकि मेरे को तो कंबल मिलेगा। लंबी लाइन। तो उस पागल के पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। जब वो व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ था, वो बोला कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, 1000 कंबल बटेंगे, क्या कंबल मेरे को मिलेगा? तो उस पागल ने कहा कि भैया मेरे को तो विश्वास है, मेरे को तो पक्का मिलेगा। बोले यार पता नहीं, लंबी लाइन है। फिर दोबारा उसने अपना प्रश्न दोहराया, मिलेगा नहीं मिलेगा? उसने कहा भाई विश्वास रखो, मिलेगा, मेरे को जब विश्वास है मेरे को तो मिलेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप एक काम करो, मेरे को तो विश्वास है मिलेगा, तो आप मेरे आगे आ जाओ, मेरे को पीछे कर दो। यानी कि मेरे को विश्वास है मिलेगा तो आपको जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति ने उसको तो पीछे कर दिया, उसको आगे कर दिया, आप पीछे हो गया। और फिर इसी तरह उनके पीछे वाला व्यक्ति दोबारा, उसके मन में फिर शंका कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पागल भाई ने कि भैया मिलेगा, मेरे को विश्वास है। तो उसको फिर उस आगे कर दिया, आप पीछे हो गया। तो इस श्रृंखला में वो आगे पीछे पीछे आगे होता गया। और जब लास्ट में पूरे कंबल बट लिए तो उस पागल भाई को कोई कंबल नहीं मिला। मगर वो आगे पीछे उसको मिल सकता था, मगर वो अपने पीछे वालों को आगे करता गया। तो कंबल बांटने वाले ने जब उसका नंबर आया, उससे पूछा भाई आप ये क्या कर क्या रहे थे? आपको कंबल बहुत पहले मिल जाता, तो आप सबको आगे आगे करते आए थे और आपने कंबल क्यों नहीं लिया? उसने कहा सेठ जी, जो आप कर रहे थे वो मैं कर रहा था। बोला मैं तो कंबल बांट रहा था, आप क्या कर रहे थे? जी आप कंबल बांट रहे थे, मैं मेरी बारी बांट रहा था कि मेरे पास तो धन नहीं। तो दोस्तों उस कंबल बांटने वाले से भी बड़ा नाम आज हम लेंगे तो बारी बांटने वाले को भी हम सलाम करेंगे, क्योंकि उसके पास तो वही था देने के लिए। तो हम हमेशा ये सेवा में सोचते हैं कि मैं क्या बांटूं, मेरे पास तो धन नहीं है। तो आपके पास तो भगवान ने हाथ दे रखे हैं, वो भी उसके माध्यम से भी आप अपनी सेवा कर सकते हो। तो सेवा का अकेला ये मतलब नहीं है कि हमारे पास धन ही हो तो हम सेवा बांट पाएंगे। तो मैंने यहाँ सेवा भारती में आने के बाद देखा ऐसे ऐसे कार्यकर्ता अभी इस सेवा काल के अंदर हमने सबको याद किया, क्योंकि किसी के कुछ तो हमारे जो पुजारी हैं मंदिरों में जाना बंद कर दिया, उनका खाने का साधन मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था वो है। तो 2.5 महीने के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो 1000 5,000 करोड़ की थी, उनके पास आज संसाधन की कमी हो गई। उनके पास बैंकों में देने के लिए किस्तें खत्म हो गई, उनके पास एम्प्लॉय को देने के लिए कुछ नहीं रहा। तो क्या पुजारी के पास, बेचारे के पास 2.5 महीने कुछ नहीं चढ़ेगा तो क्या रहेगा? तो उनके पास से भी सेवा भारती ने सोचा कि यार इनका भी कम से कम राशन तो पहुंचाओ, क्योंकि वो अपने श्रम के मारे न तो किसी से मांगते, भगवान के सामने बैठ जाते, भगवान भी उनको कुछ नहीं दे रहा इस टाइम पर, क्योंकि उनके पास चढ़ावा नहीं चढ़ रहा। तो सेवा भारती ने संकल्प लिया कि मंदिर के पुजारियों को भी अपना राशन तो दो भाई, उनको दिन में ना तो रात को दे दो, कम से कम अंधेरे में दे दो। श्रम के अंदर कई बार लेते नहीं लाइन में खड़े होकर, तो किसी तरह छुप के दे दो। तो वो भी क्यों हर ढंग से ढूंढ ढूंढ कर सेवा भारती काम करती है कि किस तरह से सेवा का काम भी होता रहे और उसमें भाव ये रहता है कि वो अपना नाम नहीं कमाती। तो ऐसे तरह के प्रकलन में हमारे इस सेवा भारती इस टाइम के अंदर लोगों ने बढ़ चढ़कर काम लिया। और जब हम किसी यहां पर जब कोई बड़ी चर्चा करते हैं कि आने वाला टाइम वो हमारा क्या होगा, ये तो चला जाएगा, मगर आने वाला टाइम हिंदुस्तान को इसलिए याद करेगा क्योंकि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के प्रति, हर व्यक्ति के अंदर एक भाव है जो सेवा का भाव, और उस सेवा के भाव के कारण किसी भी अभाव हो जाए तो भी हम इसके अंदर उससे बढ़िया जिएंगे जो वर्ल्ड के अंदर लोग शायद एक दूसरे के प्रति नफरत करेंगे, खोसेंगे, सब कुछ करेंगे, पर हिंदुस्तान फिर भी खड़ा रहेगा क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक खून में ही एक बिल्डअप है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। तो मेरा आज का जो भाव था वो ये था कि हम आज किसी तरह कुछ भी बातें
हमारे पास सब कुछ है, हाथ है तो हाथ से बांटे, धन है तो धन से बांटे, मन है तो मन से बांटे। एक बार का कुछ रिटायर व्यक्ति इकट्ठे बैठे हुए थे, क्योंकि मैं भी भारतीय वायुसेना से रिटायर हूं। उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो बहुत कम पेंशन आती है, रमेश जी हम कुछ बांटना चाहते हैं, हम क्या बांटे? तो मैं बोला कि आपके पास तो अपना दिमाग है, धन है, मन है, जी मन ही है हमारे पास बांटने के लिए। तो एक बार हमने फिर सब लोगों ने इकट्ठा करके ये कहा कि जो लोग आज कम पढ़े लिखे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उन्होंने, किसी ने कोई एप्लीकेशन लगा रखी है, किसी का कोई पीएफ रुका है, किसी का कुछ सरकार के किसी जगह एप्लीकेशन रुकी हुई है, तो आप उन सबको पर्चे छपवा दो। कहो कि किसी को, भाई को भी चिट्ठी लिखवानी हो, किसी को भी कंप्लेन करनी हो, तो आप हमारे पास आ जाओ। तो हमने उस टाइम पर 10,000 पोस्ट कार्ड लिए। पोस्ट कार्ड उस टाइम पर 25 पैसे का आता था, और किसी काम वाली बाई का, किसी का कुछ, लोगों की लाइन लग गई। तो उनके पोस्ट कार्ड लिखने शुरू किए। टू श्रीमान प्रबंधक, भारत सरकार सोनसो, आपका ये हमने काम के लिए एप्लीकेशन दी थी, आपने ये नहीं किया। फला दिन जब आए तो आपने कहा कि कल आ जाना, फिर हमने कल आए तो कहा कि आप 4 बजे आ जाना, फिर 4 बजे आए तो आपने कहा कि विंडो के थ्रू आना। हम विंडो के थ्रू आए तो शायद आपने ये नहीं कहा कि वेंटिलेटर के थ्रू आना। तो इस तरह से आपने बहुत तंग किया। कृपया करके ये तंग करना कब बंद करोगे, आप हमारे को जवाब दो। हमने क्या किया, पोस्ट कार्ड पे लिखना शुरू कर दिया। और जब पोस्ट कार्ड डाक पोस्टमैन उसके वहां पर रख के आता होगा, तो उनका चपरासी भी पढ़ता होगा, उनका दूसरा साथी भी पढ़ता होगा, क्योंकि पोस्ट कार्ड भेजना कोई अपराध नहीं। हमने पोस्ट कार्ड भेजा और वो उसको लिटरली उसको बुलाया, भाई ये पोस्ट कार्ड लिखना बंद कर दो, आपका क्या काम है, मैं आपका काम कर रहा हूं। तो इस तरह से वो काम होना शुरू हो गया। तो वो भी एक सेवा है उन लोगों की। उनके पास धन नहीं था, तन नहीं था, पर मन था, तो उन्होंने मन से सेवा की। तो हमारे पास तीनों चीजें ऐसी है सेवा करने के लिए, हम सब कर सकते हैं। तो आज के इसके अंदर जितने भी जो आज सुन रहे हैं, मैं उनसे मतलब अपने दिल से ये आभार प्रकट करूंगा कि आपने मेरे को इतना समय देकर सुना, और जो भी आप पूछना चाहोगे मैं आपका जवाब दूंगा। मगर मैं इतना कहूंगा कि हम हमेशा बैंक की एफडी को, जो बैंक में हम एफडीआर करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को, उसको एफडीआर ना मान, अकेला उसको ना माने। उसके साथ साथ जो बड़ी एफडीआर आपको करनी है, वो आपकी एक एफडीआर सेवा, तन और मन, धन और किसी वन से। धन्यवाद भाई साहब। और आपके पास आजकल सेवा भारती के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष का दायित्व भी है, और उसके माध्यम से जो भी सेवाएं हुई हैं आपने उनका वर्णन भी किया। और सही में कहा गया है कि सेवा जो है किसी भी रूप में की जा सकती है, तन से, मन से या धन से, इसका कोई भी प्रारूप हो सकता है। और कुंवर बेचैन साहब की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर कर देखो, और भीतर की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो यदि आप उस भाव में सम्मिलित हो जाते हैं तो आपको पता लगता है कि दूसरे को इसकी कितनी आवश्यकता थी। और सेवा परमो धर्म को मारते हुए सेवा करनी है, लेकिन साथ साथ रमेश जी ने कहा कि उसको आत्मनिर्भर भी बनाना है। तो सेवा भारती के माध्यम से 85 लाख, कोरोना काल में जो 85 लाख फूड पैकेट लोगों तक पहुंचाए, 1,76,000 ड्राई राशन की व्यवस्था की गई, और 40,000 यूनिट ब्लड है वो सेवा भारती के माध्यम से पहुंचाया गया। तो आप कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड ऑप्शन यूज कर लीजिए, आप रमेश जी से प्रश्न कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई प्रश्न करना चाहेंगे रमेश जी से? सुनील वैद्य जी ने बीच में रेज हैंड हुआ था। सुनील जी प्रश्न पूछना चाहेंगे? रमेश जी मेरा एक सवाल है आपसे। हेलो, आप ये जो समय जो है इसका टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आप बिजनेस एक्टिविटी भी देखते हैं, सामाजिक एक्टिविटी भी देखते हैं, और एज ए स्पीकर भी जाते रहते हैं, अनेक
दायित्व आप निभा रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर लेते हैं आप? एक चीज मिलिट्री में सिखाई जाती थी जी प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। जी यदि ये चीज हम कर ले, क्योंकि हमेशा आपके पास बहुत काम आएंगे। यू कीप राइटिंग ऑल द वर्क्स, आप सब कुछ अपने लिखते रहो कॉपी के ऊपर, किसी को मत छोड़ो, सब काम जब आ रहे हैं दिमाग में तो सब है। उसके बाद फिर एक लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट, कौन जी काम कितना आवश्यक है जी और उससे कितना लाभ मेरे को हो रहा है, कितना लाभ मैं किसके काम करूंगा उसको हो रहा है। जी उसके बाद उसके नंबरिंग आ जाती है 1 2 3 4, जी और फिर समय बांट दो उस काम को कि ये 9 बजे, ये 10 बजे, ये 11 बजे। तो राइट इस तरह से आप जितना भी प्लान करेंगे वो जी सारे काम आपके होते जाएंगे और वो समय फिर भी आपके पास बच जाएगा। तो जैसे आज आपकी ये एक हमारी 8 से 10 की बैठक है, दूसरी जी हमारी प्रांत की 10 से 12 की प्रांत की बैठक है। जी जी तो मैंने 8 से 10 इसमें डाल दिया, 10 से जी 12 प्रांत का डाल दिया, जी और 12 के बाद 1-2 घंटा परिवार के साथ। उसके बाद फिर मेरे जितने हिंदुस्तान के स्टाफ है उनका जी मैं रिव्यू ले रहा है कि भाई हमारी जी 135 ब्रांचों के अंदर जी किसको कोई तकलीफ तो नहीं है, जी क्या काम शुरू हो गया। जी क्योंकि हमारे अग्रवाल पैकरमूर में काफी लोगों ने टिकटें बुक करा दी, जी और उसका सामान बुक करके जब तक ट्रक में नहीं आएगा तो वो अपने टिकट बुक कराकर अपने फ्लाइट में नहीं बैठ पाएंगे। तो जी इस टाइम पर मैन पावर की कमी के कारण वो पूरा समय से नहीं हो पा रहा, तो जिसके कारण उनकी टिकटें कैंसिल हो रही है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि भी उनकी टिकटें कैंसिल ना हो, हम किस तरह से करें, तो उसकी फिर मेरी 4 बजे के बाद प्लानिंग है। तो ये सब चीज ऐसे अपने आप ही होती चलती है, बट वर्क योर प्लान एंड प्लान योर वर्क, बस ये 2 जी लाइन का यदि हम सीख पाए जी तो सब कुछ जी हो जाएगा। जी जी सुरेश गुप्ता जी हैं। सुरेश गुप्ता जी, स्वागत है भाई साहब आपका। रमेश जी नमस्कार। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपकी सेवा भारती की उपलब्धियां बहुत अच्छी है, नो डाउट। आजकल एक देखा गया है कि किसी को कोविड पॉजिटिव हो जाए तो उसको ये मार्गदर्शन नहीं है कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, कैसे जाऊं, बिकॉज नो बेड इज अवेलेबल, नथिंग इज अवेलेबल। मैं इसको पॉलिटिकली नहीं बात कर रहा। क्या सेवा भारती कोई ऐसा पोर्टल चालू करे या कोई ऐसा संपर्क नंबर दे कि किसी को ऐसा हो जाए तो वो इस संपर्क करे, तो उसमें हम आपकी जो भी गाइडेंस कर सकते हैं वो करती है। सुरेश जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारी अभी 4 दिन पहले पूरे प्रांत की बैठक में चर्चा आई थी। एक तो मैं मेरा वीडियो नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरे यहाँ पर लाइट चली गई, मैं उस पे 4G पे हूँ, तो दोनों एक साथ ये ले नहीं पा रहा। कि हमने इस पे 3-4 चर्चाएं की थी कि पॉजिटिव हो जाए तो हॉस्पिटल में कैसे जाए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कोई कहता बेड नहीं है, और कोई अस्पताल तो आपको शायद स्टिंग ऑपरेशन में आपने सुना होगा कि कहते हैं कि 15 लाख रुपए लेकर आ जाओ, वो भी कैश, तो हम आपको भर्ती करेंगे। अब साधारण आदमी के पास 15 लाख सर मैं के बाद तो वैसे मैं तो सेवा भारती के एंगल से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह की जो चीजें काम किए हैं चल रही है, तो सेवा भारती का एक तो नंबर मैं आपको दे दूंगा जिसके ऊपर सेवा भारती के पास जो बेस्ट पॉसिबल साधन है वो कर रही है। उस नंबर पे आने के बाद वो 24/7 मुझे नहीं सर, इसको पब्लिक करें सर। मेरे हिसाब से सिर्फ जो, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा सर, किसी भी आदमी की, नीडी आदमी की उससे मदद हो जाए, मेरे को नंबर नहीं चाहिए सर। मेरा निवेदन आपसे ये है, अगर नमस्कार ये है कि आम आदमी की आज सबसे बड़ी टेंशन ये है, कोई कपल अकेला रहता है, एल्डरली आदमी, यदि उन दोनों को कोविड हो गया तो क्या करें? सुरेश भाई साहब जी का एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर किसी को ऐसी सिचुएशन में आना पड़े तो कैसे गाइडेंस मिले उसको, और ताकि उसको भटकना ना पड़े। और जो आजकल हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि लोगों को परेशानियां हुई हैं, और खासकर ऐसे जिसमें कोई एक्टिव मेंबर फैमिली का नहीं है, बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनको कैसे सपोर्ट मिल सकता है। तो जैसे ही वो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि चेतना या बीपीएमएस भी इस पे विचार करे। जी जी, क्या हम अपने चेतना और बीपीएमएस के मेंबर्स के साथ ऐसा हो जाए, कैन वी हेल्प देम, कैन वी गाइड देम, यू गो देयर, डू दिस थिंग दैट थिंग। तो ये भी मेरा राजेश चेतन साहब को विद फोल्डेड एंड रिक्वेस्ट है कि आज इस बात में चर्चा करें और लोगों की मदद के लिए आगे आए। थैंक यू। बिल्कुल भाई साहब, सहमत है आपसे। इट इज अ नीड ऑफ द आवर, और कोई भी इसी सिचुएशन में आता है तो कैसे उसकी गाइडेंस दी जा सके। प्रमोद जी, जी 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 भाई साहब। हाँ, मेरा ये तो है, इसके चक्कर में वो जी 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 जो सुरेश जी का जो क्वेश्चन था बहुत ही सबको समझने वाली बात है।
कि सेवा भारती ने क्या किया कि जिस सारे को उन्होंने विभागों में आके जिम्मेवार किया, जिले के अंदर एक डॉक्टर्स जो हमारे अपने। और सूर्य जी, आपसे भी ये निवेदन है कि आपको भी कोई ऐसी जानकारी है तो उसको भी आप शेयर करें। और बाकी ये बहुत ही ज्वलंत विषय है कि भी अगर किसी की मदद करनी है तो कैसे उसकी की जाए ताकि उसको भटकना ना पड़े। जी बार रमेश जी फिर जुड़ गए हैं। हाँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है कि हर जिले के अंदर जो हमारे वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर का 24x7 नंबर सेवा भारती के माध्यम से हम दे देंगे और वो उनको एडवाइज करेगा कि आप क्या तो करना चाहिए एक और कहाँ जाना चाहिए। अब सेवा भारती अब आज की बैठक के अंदर हम डिसाइड कर रहे हैं कि जितने भी जो होटल्स है थ्रू ओयो के थ्रू, क्योंकि उनके होटल ऑलमोस्ट बंद है, तो 1000 रुपए या 1200 या 1500 रुपए होटल वाला यदि मानो की क्षमता है तो वो ले ले, उसमें ठहरने का इंतजाम करते, आइसोलेटेड रहें और उस आइसोलेटेड लेकर वो क्या दवाई ले और वो डॉक्टर उस पार्टिकुलर 20-50-100 के टच में वो डॉक्टर के टच में भी रहें। और इस तरह का एक प्रकलन चल रहा है कि इसको तो ताकि कम से कम उन लोगों को आइसोलेशन भी मिल जाए, एक डॉक्टर की परामर्श मिल जाए और अपने 15 दिन वो निकाल। तो ये आज 10 बजे की हमारी बैठक के अंदर कई चीजें तय होगी और उन पूरे एक सैनिटाइज नंबर में अभी मेरे पास राइट नाउ नहीं निकल रहा, मैं आपको बीएमएस की वेबसाइट से या आपके प्रमोद जी दूंगा जी आप सबको सर्कुलेट कर दे जी। और हर जिले के अंदर एक डॉक्टर का हमने नंबर बनाया है कि वो इमीडिएटली उनको जवाब देते हैं और सब वॉलंटियर डॉक्टर हैं, कोई पेड डॉक्टर नहीं है। सेवा भारती के अंदर उन्होंने अपना हस्ताक्षर करके ये कहा कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ। जय हिंद रमेश जी। जय हिंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपका व्याख्यान सुनने का अवसर मिला और धन्यवाद प्रमोद जी। एक उदाहरण आपने दिया है, सेवा भारती निसंदेह मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस समय अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता कर रहे हैं और सौभाग्य से हम भी मूल संगठन के स्वयंसेवक हैं और जिला स्तर पर दायित्व का वहन कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से भी सेवा का प्रयास कर रहे हैं। एक आपने उदाहरण दिया है रमेश जी कि निर्धन व्यक्ति ने पंक्ति में खड़ा होकर अपनी बारी बांटी, तो क्या ये ऐसा उदाहरण नहीं है कि ड्यूटी ओके आउटपुट नील, मतलब वो स्वयं असुविधा में रहे, बार बार अन्य मतलब जो पंक्ति में लगे हुए लोग थे उनको आगे करते रहे, किंतु नेट रिजल्ट तो मेरे ख्याल से शून्य रहा जी, ऐसा हमें लगता है। तो कृपया इस पर प्रकाश डालिए। निसंदेह उनका भाव बहुत अच्छा था कि खुद मतलब स्वयं कुछ ना ग्रहण करके अन्य को अवसर देते रहे, किंतु नेट आउटपुट तो शून्य रही। ये हमारा मतलब प्रश्न है जी, कृपया इस पर प्रकाश डालें। सेवा एक चीज ऐसी होती है जो किसी को जैसे धन से आनंद मिलता है, किसी को 5 स्टार होटल में जाकर आनंद मिलता है, किसी को विदेश घूमने में आनंद मिलता है, तो कुछ ऐसे हैं कि जिनको कुछ किसी दूसरे के प्रति करने से आनंद मिलता है। मतलब तो अब आनंद जैसे वो अपन इसको शून्य मान रहे हैं, वो शून्य नहीं मान रहा है, वो उसको एक बहुत बड़ी कीमत मान रहा है कि जो मेरे को ये मिल गया। कुछ लोग बैंक में पैसा डालकर उसको एक मानते हैं कि मेरे को 1 करोड़ मैंने डाल दिए और 7 साल में मेरे 2 करोड़ हो गए, वो उसको आनंद मानता है। कुछ लोग अपनी इसको ही कई गुना जो करोड़ों में कीमत नहीं गिनी जाती उसको वो अपना धन मानता है। तो ये अपना एक सोच का है। धीरे धीरे जब हम सेवा के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप में एक आनंद शुरू हो जाता है, वो उस धन से बड़ा वो मानना शुरू हो जाता है। और जब उसको समाज एक्सेप्ट कर लेता है तो हम देखेंगे कि आप लगेगी यार इससे तो कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल फकीर था। आज साईं बाबा जी जो शिरडी वाले हैं, न होने के बाद भी, गुरु नानक देव जी के पास कुछ न होने के बाद भी आज भी हम कितने वर्षों के बाद उनका नाम ले रहे हैं। यदि वो अरबपति खरबपति अपने बच्चों को पालन करते, अपनी पीढ़ियों को पैसा देते, तो केवल उनकी पीढ़ी भी 3 पीढ़ी के बाद 4थी पीढ़ी उनको नहीं जानती थी, 5वीं पीढ़ी भूल जाती थी। आज आप किसी अपने आपको भी, हम जिन्होंने आपको पालन पोषण किया है, मेरे को पालन पोषण किया है, हमारे दादाजी के पर वो दादाजी, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, जिनके कारण मैं यहाँ बैठा हूं, मगर मैं गुरु नानक जी का नाम याद करता हूं, जिन्होंने मेरे को न तो मेरे खानदान में न कुछ, मगर उनने किसके लिए किया, उस समाज के लिए काम किया। तो आज जो लोग है ना जिसमें रस आ जाता है, वो लोग उस पद से, उस धन से, शून्य से बड़े हो जाते हैं
तो ये अपना अपना सोच है, पर समय लगता है इस सोच से इस बाहर निकलने का और दूसरी सोच में आने का। आखिरी सवाल गुलाटी जी से, आर के गुलाटी जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आर के गुलाटी, PRO नेचुरल लाइफस्टाइल रोनी से। नेचुरल लाइफस्टाइल ने अभी एक कोरोना का केस घर पे ही ठीक किया है। ये मैं आपको नंबर भी भेज दूंगा, आप राजेश चेतन जी से मेरा भी नंबर ले सकते हैं, मोहन गुप्ता जी का भी ले सकते हैं नेचुरल लाइफस्टाइल का। दूसरा एक सजेशन हमने रखा है कि जो सोसाइटी है आसपास, जो बारात घर है या सोसाइटी में गेस्ट हाउस है, उसमें आप AC लगा के उसको बना सकते हैं कोरोना सेंटर आसपास अपने, और वहाँ ही रखिए। उसमें नेचुरल वालों की भी हेल्प लीजिए, गवर्नमेंट की भी हेल्प लीजिए। और मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं, विश्व राय चौधरी जी भी हेल्प करते हैं इसमें। बहुत अच्छा जी। जी जी, धन्यवाद गुलाटी जी। और एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा 1 मिनट के लिए, अमर सिंह जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का समय देने के लिए और हम सबको सेवा भारती के कार्यक्रमों से, सेवा के कार्यों से परिचित कराने के लिए। और जैसे ही आपकी जानकारी में कोई ऐसा हेल्पलाइन का नंबर आता है जिसके माध्यम से हम कोविड पेशेंट की मदद कर सकें, तो आप शेयर कीजिएगा, हम सबको शेयर कर देंगे उसको। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद। और आज का जो दूसरा सत्र है उसके स्पीकर हैं डॉक्टर BM भारद्वाज जी, जो कि संस्थापक है अपना घर आश्रम के, मानवता के मसीहा हैं। तो मैं सामर जी से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर साहब का परिचय कराएं। सामरमल गोयल जी। सभी को प्रणाम। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी सेवा पे जोर दिया कि सेवा तो मनुष्य जीवन के लिए सबसे प्रथम है, सेवा के बिना मनुष्य जीवन निरर्थक है। तो डॉक्टर BM भारद्वाज जी ने इसी विचारधारा को, इसी संदेश को एक संस्था के रूप में नहीं, अपना घर आश्रम को एक विचारधारा बनाकर पूरे समाज को प्रेरित किया है। उन्होंने उन लोगों के लिए सोचा जिनको हम राह चलते हुए नंगी आंखों से भी देखते हैं और फिर भी उनको अनदेखा कर देते हैं। कोई कूड़े में पड़े हुए हैं, कोई नाली में पड़े हुए हैं, मल में भरे हुए हैं, कीड़े से भरे हुए हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के आगे पड़े हुए हैं, न भिखारी होते हैं, वो न कुछ कर पाते हैं न कुछ मांग सकते हैं। तो उन लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर साहब के मन में बचपन से ही विचार आया कि ऐसे लोगों की सेवा की जाए। तो सेवा तो जैसे और भी बहुत संस्थाएं करती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने सेवा को एक उत्कृष्ट कार्य के रूप में लिया, क्योंकि सेवा करके जो अपेक्षा होती है, अहंकार होता है, उससे कैसे बचा जाए, सबसे बड़ा जो विचारधारा डॉक्टर साहब ने स्थापित की, मैं तो मानता हूं कि वो है। उन्होंने सेवा को समर्पण की भावना से, जैसे अभी रमेश जी अग्रवाल ने भी कहा कि भाव, सेवा के भाव, तो डॉक्टर साहब ने सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया कि हमारे अंदर सेवा के भाव होने चाहिए। भाव, हम व्यापार में रहकर भी सेवा कर सकते हैं, और समाज में क्या होता है कि सेवा को भी व्यापार बना दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसे ही मानदंड अपने जीवन में लागू किए और समाज को एक दिशा देने का काम किया है। सेवा के साथ साथ भी सेवा करें, उसका सम्मान चाहे हम, क्योंकि डॉक्टर साहब का मानना है कि सेवा करके हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहे, परमात्मा का कार्य है, परमात्मा हमसे करवा रहा है, हमें अवसर दिया है, और इससे बड़ा हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो ऐसी विचारधारा से भरे हुए डॉक्टर साहब, और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपना घर आश्रम 25 साल पहले उन्होंने अपने एक छोटे से घर से स्थापित किया। आज पूरे देश में 35 शाखाएं हैं, एक नेपाल में है, और निरंतर बिना किसी लिप्तता के, बिना किसी अपेक्षा के, कोई भी लावारिस बेसहारा कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, अपना घर आश्रम उस सेवा के लिए तत्पर रहता है। और ये सब डॉक्टर BM भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज की मार्गदर्शन में, प्रेरणा से चल रहा है। और मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि
ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर बीएम भारद्वाज जी का हमें सानिध्य मिला है। और मैं डॉक्टर बीएम भारद्वाज जी के साथ एक और शख्स का परिचय कराना चाहूंगा। बबीता गुलाटी जी है डॉक्टर साहब के साथ। परमात्मा ने कुछ शारीरिक असक्षमता दी इनको, लेकिन इन्होंने उस असक्षमता को एक सेवा का अवसर बना लिया। आज जो ये सेवा कर रही है, ये एक स्टाफ के रूप में, सेवा साथी के रूप में अपना अगर आश्रम भरतपुर में आई थी, तो भरतपुर की कार्यकारिणी ने इनकी असक्षमता को, शारीरिक असक्षमता को देखते हुए मना कर दिया था कि भी आप यहाँ कार्य नहीं कर पाओगे। लेकिन इन्होंने जोर दिया, इन्होंने वहां ज्वाइन किया और कुछ सालों तक वहां पर पेड स्टाफ के रूप में काम किया। फिर इनके मन में भाव आए कि मुझे क्या करना है, मेरा कौन है, आगे पीछे क्या है। तो इन्होंने जो इकट्ठा किया था वो भी आश्रम को समर्पित कर दिया और हमेशा व्हील चेयर पे रहती है। आज डॉक्टर बीएम भारद्वाज के बाद पूरे आश्रम का संचालन इन्हीं के दिमाग से होता है, इन्हीं का सारा बुद्धिता से होता है। तो मैं इनको भी चाहूंगा कि डॉक्टर बबीता गुलाटी जी भी कुछ दो शब्द कहें। भारती के सभी तारों को मैं प्रणाम करती हूँ, तो हमेशा चमकते रहें और चमकते रहेंगे। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो सेवा के लिए बिल्कुल अनुकूल है। आज सेवा करने का सबको अवसर मिला है। मैं तारों से गुजारिश करूंगी कि वो धरती पर आ जाएं, कि सेवा का बहुत उतर आए। सेवा की बहुत जरूरत है इन परिस्थितियों में। और अभी जो रमेश सर ने बताया था कंबल वाली बात, कंबल वाली स्टोरी सुनाई थी, वो मन को बहुत छू गई। वास्तव में जो मन से हो जाए वो भी एक सेवा है। और अगर हम अपनी बारी भी ना दे पाए लेकिन किसी के दुख से हमारा मन तड़प जाए तो वो भी एक सेवा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।